दो राज्यों के नतीजे आने वाले हैं और उसके रुझानों पर टिकी हुई है नजर। बात कर रहे हैं अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम की। पूर्वोत्तर के दोनों ही राज्य एक तरफ, जहां पर अभी तक की टाली में, अभी तक के रुझानों में अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी लीड करती हुई नजर आ रही है। वोटों की गिनती दोनों ही स्टेट्स में जारी है और रुझानों में एक बार फिर से बीजेपी की सरकार अरुणाचल प्रदेश में बन रही है और कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली है अरुणाचल प्रदेश में। इसको अपडेट कर देती हूं, कांग्रेस को अभी एक सीट रुझानों में इस वक्त नजर आती है, बीजेपी 46 पर है और इसके साथ ही सिक्किम के भी रुझान इस वक्त सामने हैं। एक बार जरा अरुणाचल के आंकड़े फिर से आपको दिखाएंगे इसमें, क्योंकि 10 सीट निर्विरोध बीजेपी जीत चुकी थी। एनपीपी 7 सीट पर, एनसीपी 3 पर, पीपीए 3 पर और एक आईएनसी इस वक्त, यानी कि कांग्रेस की। अब 10 सीटें जो कि निर्विरोध बीजेपी जीत चुकी है, वो इसमें एडिशनल जो आपको नजर आएंगी टैली में 46, इसमें 46 में वो 10 जुड़ी हुई हैं निर्विरोध जीतने वाली सीट जो कि बीजेपी जीत चुकी थी, जिसमें खुद सीएम और डिप्टी सीएम का नाम शामिल था, पेमा खांडू। और दूसरी तरफ सिक्किम में, जहां पर एसकेएम 31 सीटों के साथ लीड करती हुई नजर आ रही है। बीजेपी के साथ यहां पर अंडरस्टैंडिंग है लेकिन गठबंधन नहीं है, लेकिन एसकेएम यहां पर बहुमत के बहुत आगे निकलते हुए क्लीन स्वीप की स्थिति में और एसडीएफ को एक सीट जिस पर लीड करती हुई इस वक्त नजर आ रही है। दोनों ही प्रदेश महत्वपूर्ण है सांस्कृतिक लिहाज से, पर्यटन के लिहाज से, इसके साथ ही विकास से जुड़ाव के लिहाज से और साथ ही बॉर्डर इश्यूज के लिहाज से भी चीन इसमें कॉमन फैक्टर है। लेकिन इन दोनों ही राज्यों से इतर ओवरऑल एग्जिट पोल्स किसी के लिए खुशी की लहर लेकर आए हैं तो किसी के लिए सोचने की वजह, लेकिन सोचने की वजह को नकारते हुए इन एग्जिट पोल्स को गलत इस वक्त विपक्ष बताता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी के नेता हैं प्रमोद स्वामी जी, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं और राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर रमनीश वत्स जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। प्रमोद स्वामी जी, एग्जिट पोल में मोदी हैट्रिक की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, तो आपकी पार्टी को उसके लिए बधाई, लेकिन नतीजों का इंतजार जाहिर है कि 4 तारीख का हम करने वाले हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, 8 स्टेट्स में क्लीन स्वीप, लेकिन ऐसे कुछ स्टेट्स जहां पर आपने क्लीन स्वीप 2019 में किया था, वहां पर आपको नुकसान होता हुआ एग्जिट पोल्स में नजर आ रहा है। क्यों ना उन नुकसान पर बात कर ली जाए कि आखिर इन स्टेट्स में जहां 2019 में इतना बढ़िया प्रदर्शन क्लीन स्वीप के साथ बीजेपी ने किया, क्या वजह रही कि वहां पर 5 से 6 सीटें खिसकती हुई नजर आ रही हैं? देखिए, अगर आप 2014 के चुनाव का विश्लेषण करें तो 2014 में बीजेपी को 282 सीटें मिली थी और कांग्रेस को 44। 2019 में बीजेपी को 303 सीटें मिली और कांग्रेस को मात्र 52 सीटें। और 2024 का चुनाव जो थर्ड टर्म जो मोदी जी करने जा रहे हैं, ग्रेजुअली क्या होता है कि तीसरे टर्म में सीटों की संख्या कमती है, लेकिन 2014 में 282, 2019 में 303 और कल के अगर आप एग्जिट पोल के नतीजों को देखें, हालांकि फाइनल नतीजे 4 तारीख को मिलेंगे। प्रमोद स्वामी जी, एक बार फिर से आपसे मैं कनेक्ट करती हूँ। मोहम्मद आजम आपके पास आते हुए, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। मोहम्मद आजम, उत्तर प्रदेश में बीजेपी अपने पुराने प्रदर्शन को बरकरार रखती हुई नजर आ रही है। सर, स्वागत है आपका। लेकिन अलायंस जो है वो 13 सीटों पर सिमटा हुआ नजर आता है और आप लोग लगातार ये बात कर रहे थे कि भाई इस बार तो 80 में से 80 लाएंगे, मतलब फुल कॉन्फिडेंस था कि पूरी तरीके से हम बीजेपी को साइडलाइन कर देंगे। अगर इन आंकड़ों को, चलिए मैं 50% भी सही मान लेती हूँ, मैं 50% का मार्जिन ऑफ एरर इसमें रख देती हूँ, 50% भी मैं इसको सही मान लेती हूँ, तो आपको नहीं लगता कि इससे बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद खुद आपको स्वयं से थी? जी, जहाँ तक उसका एग्जिट पोल है, ये अभी भी हम लोगों के अपने पर्सनल पार्टी के जो एग्जिट पोल है उससे मैच नहीं खाते हैं। एग्जिट पोल की यकीनन सैंपल साइज बहुत छोटी है मैडम, और इतनी बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसीज है, 11 लाख वोटर, एक कॉन्स्टिट्यूंसी में 11 लाख वोटर है, और अगर उसमें 1000, 2000, 3000 की सैंपल साइजिंग है तो बहुत छोटी है। बहुत विनम्रता के साथ मैं कहना चाहूंगा कि जो सैंपलिंग है वो अभी बहुत सारी एजेंसियों ने कहा है कि उन्होंने 5 लाख 6 लाख टोटल सैंपलिंग की है इंडिया भर में। अब बताइए, जहां 63 करोड़ वोटर हैं
वहाँ 5-6 लाख की सैंपलिंग से कैसे अंदाजा लगाया जा सकता है। अभी भी हमारा आज भी कहना है कि जो इंडिया अलायंस है, जो समाजवादी पार्टी यूपी में है, वो बिल्कुल नेक टू नेक फाइट में है। ये बहुत अच्छा संभव है। अच्छा, कि इस जो पर एग्जिट एक पोल मेरा है, एडिशनल क्वेश्चन है साहब, मोहम्मद आजम साहब, वो मैं आपसे पूछूंगी, लेकिन साथ ये बताते हुए कि अरुणाचल प्रदेश के बीजेपी दफ्तर की इस वक्त आप तस्वीरें दिख रहे हैं, जहां पर सांस्कृतिक लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण और मजबूत ये स्टेट है, और वहां पर आपको जश्न की तस्वीरें बीजेपी दफ्तर से आने लगी है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी की वापसी 46 सीटों पर लीड करती हुई इस वक्त नजर आ रही है रुझानों के लिहाज से। वापस से मोहम्मद आजम आपके पास आते हुए, आपके अपने सैंपल साइज साहब और आपके अपने आकलन के आधार पर मैं आपसे पूछ रही हूं कि अलायंस को आप कितनी सीटें मानकर चल रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में आ रही हैं? अलायंस अभी भी नेक टू नेक फाइट में है। हम लोग 50% सीटों की उम्मीद, 40 प्लस की उम्मीद अभी कर रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि जब एग्जैक्ट पोल आएंगे तो जो हम लोगों का अपना इंटरनल सर्वे है वो सही साबित होना चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने जिन मुद्दों पे चुनाव लड़े हैं वो मुद्दे जनता के बीच में बिल्कुल वाइडली रन कर रहे थे। ऐसा नहीं है कि हमने जो बातें कही, अगर महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की जो समस्याएं हैं, ये जनता के बीच में थी और मीडिया को भी समझ में आ रही है। लेकिन अब एग्जिट पोल है, ये अपनी जो प्राइवेट कंपनियां हैं, इनकी अपनी एक स्ट्रेटजी होती है, इनका अपना एक नहीं, स्ट्रैटेजी तो सब वही होती है जो आपकी होती है। हो सकता है कि आप सैंपल साइज बड़ा ले लें, वो एक अलग बात है, और आप समझ रहे हैं कि मैं एग्जिट पोल के बारे में बात करते हुए और आपकी भावनाओं का ख्याल रखते हुए, सर क्लियरली आपकी भावनाओं का ख्याल रखते हुए मैंने ये कह दिया कि 50% मैं मार्जिन ऑफ एरर दे देती हूं इसमें। आप समझ रहे हैं 50%, जबकि ये 90 to 87% करेक्ट होते हैं। 40 प्लस के आसपास का हमारा अपना अनुमान है। मुझे एपी में आवाज देंगे सर की बहुत कम आ रही है, और फोल्ड बैक थोड़ा सा बढ़ाएंगे, बोलिएगा सर। अच्छा, मैं कह रहा हूँ कि हम लोग 50% सीटों की ही चर्चा कर रहे हैं कि 40 प्लस सीटें समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को यहाँ पे उत्तर प्रदेश में मिलनी चाहिए, जो हम लोगों का इंटरनल सर्वे कह रहा है। अच्छा, अब देखते हैं कि 4 जून के एग्जैक्ट रिजल्ट्स में हम लोग कितना सही साबित होते हैं। अभी पूरी उम्मीद है, हम लोगों की सैंपल साइज बेहतर है और ज्यादा इंटेंसिव सर्वे हम लोगों ने अपना इंटरनल किया है। ठीक है सर। जो मुद्दे जनता के बीच में थे, जनता से हमें रिस्पांस मिल रहा था, इसलिए ये सर्वे उस रिस्पांस को सही साबित जाहिर बात है कि अगर आपको इतना बढ़िया रिस्पांस मिल रहा था तो बिल्कुल आपको इन आंकड़ों पर यकीन कैसे होगा। जाहिर है कि अगर इतना बढ़िया रिस्पांस था तो कैसे होगा, मैं बिल्कुल समझ सकती हूँ सर, कोई इसमें समस्या वाली बात नहीं है। लेकिन मोहम्मद नेमतुल्लाह साहब हैं, पूर्व विधायक जेडीयू के, इस वक्त वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। नेमतुल्लाह साहब, कहा यह जा रहा है और बहुत क्लियर कट शब्दों में कह रही हूँ सर कि नीतीश कुमार कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए एक लायबिलिटी के तौर पर उभर कर सामने आए हैं 2024 के चुनाव में। नीतीश कुमार की वो जो पलटू राम वाली इमेज है, उसने आरजेडी को बिहार में फायदा पहुंचाया है, ये बहुत सारे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं। आपका इस पर टेक क्या है? देखिए, ऐसी कोई बात नहीं। नीतीश कुमार जहां खड़े होते हैं वहीं से लाइन शुरू हो जाती है। इसलिए नीतीश कुमार अगर बीजेपी के साथ गए, एनडीए के साथ गए, तो आज बिहार की स्थिति बहुत अच्छी हो गई और हम लोग आज 40 के 40 सीट जीतने के पोजीशन में है। नीतीश कुमार को जो बात हुई, प्रधानमंत्री से बात हुई और उसके बाद से तब वो बीजेपी के साथ आए, और जानते हैं कि नीतीश कुमार का जो पैठ है गरीबों में, अति पिछड़ा में, यहाँ तक के अल्पसंख्यकों में भी आज के जमाने में उनको वोट दिया गया बीजेपी के साथ रहते हुए भी। प्लस महिलाओं में उनका जो क्रेज है, महिलाओं में जो भी गई है बूथ पर, वो नीतीश कुमार के नाम पर वोट देके। नेमतुल्लाह साहब, इसलिए बिहार में एक चीज बता दें, नेमतुल्लाह साहब, एक कहावत है, वो कहते हैं कि कई बार बड़बोलापन जो होता है ना, उस बड़बोलापन में हम बहुत कुछ कह जाते हैं। मतलब एक वो जो कॉन्फिडेंस और वो ओवर कॉन्फिडेंस के बीच की जो महीन लाइन होती है, आपने कह दिया 40 की 40 सीटें जीत रहे हैं। हालांकि एग्जिट पोल आपको 33 दे रहे हैं सर, 33 दे रहे हैं, लेकिन 40 से 40 सीट अगर आप ले जाइएगा तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि आरजेडी एकदम जीरो है, वहां अलायंस है ही नहीं।
बिल्कुल आरजेडी कुछ नहीं है, आरजेडी जीरो है। उनका क्या है, वो तो पहले भी जीरो थे। एक सीट जो जीती थी वो कांग्रेस जीती थी, और वो भी किशनगंज की सीट जीती थी। अगर वो एक आध सीट ले भी जाते हैं तो उससे कोई हमारे सेहत पर असर नहीं पड़ता। और जो भी पॉपुलैरिटी है मोदी जी की, नीतीश जी का जो विकास है, उस पर लोग गए हैं, उस पर लोग वोट दिया है। ठीक है। और अच्छा नेमतुल्लाह साहब, आपको जरा थोड़ा सा मैं रोकूंगी। इस वक्त हमारे साथ अशोक चौधरी जी हैं, बिहार सरकार में मंत्री हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक चौधरी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। भारत 24 पर आपने समय दिया, लेकिन एग्जिट पोल के बाद बात करना इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि मतलब खुशी है, आंकड़े हैं, हैट्रिक की तैयारी है, जश्न की तैयारी, लड्डुओं का, मिठाइयों का ऑर्डर, ये सब सिलसिला तो शुरू हो चुका होगा कि थोड़ा सा रुके हैं कि कल तक इंतज़ार कर लेते हैं, ज़रा नतीजे सबके सामने आ जाएं और उसके बाद फिर फाइनल करेंगे जो करना है। नहीं, हम लोग बड़ा हम लोगों का बड़ा संयम, हम लोग मैच्योर्ड पॉलिटिशियन हैं। हम लोग लड्डू बांटने में बहुत जल्दीबाजी नहीं करते हैं, और जनता का मैंडेट का हम लोग इंतज़ार करते हैं, और लड्डू बांटने के लिए महादेव बहुत समय देंगे हम लोगों को। जीत के बाद तो लड्डू बटेगी। जीत के बाद तो लड्डू बटेंगे, लेकिन ये जो हैट्रिक की तैयारी हो रही है और ज़बरदस्त तैयारी हो रही है, मतलब 400 पार का आपने नारा दिया, 400 पार कुछ एग्जिट पोल्स आपको दिखा भी रहे हैं, जो ऑन एन एवरेज जा रहा है वो 350 के पार जा रहा है। तो 350 के पार वाले आंकड़े से ज्यादा संतुष्ट हैं या 400 पार लेकर ही मानेंगे? देखिए मैडम, हम तो पूरे हिंदुस्तान में घूमे नहीं हैं, इसलिए क्या परिस्थितियां बाहर में है, लेकिन जो हम अखबार के माध्यम से, माफी के साथ आपको 2 सेकंड के लिए मुझे रोकना होगा। तो आरजेडी के प्रवक्ता को आप सुन रहे थे, अशोक चौधरी जी, इसी पर आपकी प्रतिक्रिया ले लेती हूँ। 4 जून को धरातल पर सब कुछ साफ हो जाएगा। Listen to me. Listen to me. You ask me a question, I will answer you. I am not here on a debate. I don't want to answer RJD. I don't want to answer BJP. I don't want to answer Ralo. You wanted to have my opinion. I will give you my opinion. I am not here to have a debate with RJD. What RJD is saying. RJD is having his own opinion. He can say whatever he feel like. Ashok ji, I am not here to contradict RJD. Ashok ji, if you ask a question, no, you ask a question from me. You ask a question from me, I will answer. अशोक जी, मैं ही तो आपसे सवाल पूछूंगी। I am not going to answer RJD. I am not. हाँ, आप पूछिए ना मैडम, बट आप हमसे सवाल पूछिए, हम जवाब देंगे। आप ये चाहते हैं, क्वेश्चन नहीं बीच में आइए, आप डिबेट नहीं। आई एम नॉट हियर फॉर अ डिबेट। नहीं, डिबेट नहीं थी, उनका एक रिएक्शन। आई वांट योर, आई विल आंसर योर क्वेश्चन। अशोक जी, आप मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं, मैं इसलिए आपको बता देती हूँ। आरजेडी के प्रवक्ता की एक बाइट आई थी बीच में कहीं से लाइव, हमने उसको काटा था, और उन्होंने जो कहा मैंने उसी के आधार पर आपसे सवाल पूछा। You ask me, no? You ask मतलब me आप ये चाहते हैं कि मैं आरजेडी पर आपसे सवाल ना करूं, यही कह रहे हैं ना आप? यही कह रहे हैं आप? नहीं, आप पूछिए ना। I will answer you. I am here to answer you. I am not here to answer Mrityunjay Tiwari and RJD, and I am not answer to everybody. I am answerable to you. I am sitting in front of you. You ask me whatever you feel. अशोक जी, विद ड्यू रिस्पेक्ट, मैं फिर से आपको एक क्लैरिटी दे रही हूँ कि उनकी एक लाइव बाइट आई थी बीच में जो हमने चलाया ANI पर, उनका कोई बयान आपको डिबेट करने के लिए हमने बीच में नहीं चलाया है। तो बस मैं आपको एक क्लैरिटी दे रही हूँ। अब मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, तो मतलब आप इसमें कंफर्टेबल है ना कि अगर मैं विपक्ष के आरोपों पर आपसे सवाल पूछूं तो? हाँ, बिल्कुल। बस वही मैं पूछ रही हूँ कि अभी आरजेडी की जो प्रतिक्रिया आई वो ये आई कि 4 जून को, अभी आप खुश हो लीजिए 2 दिन जितना आपको खुश होना है, लेकिन 2 दिन बाद धरातल पर आपकी क्या स्थिति है उसकी क्लैरिटी मिल जाएगी आपको। मतलब आपको बोरिया बिस्तर समेटना पड़ेगा, ये कह रही है विपक्षी पार्टी आरजेडी। तो 4 जून को हमको बुलाइएगा डिबेट में, हम भी डिबेट में उनके साथ बैठेंगे, हम तो इतना ही कह सकते हैं। अब हम उनको कॉन्ट्रडिक्ट तो नहीं करेंगे। 4 जून को जब रिजल्ट आएगा तो इनको बुलाइएगा डिबेट में, जो आज ये बयान दिए हैं, और हमको भी बुलाइएगा डिबेट में, तब हम उनके साथ डिबेट करेंगे। नहीं, ये लोग को देखिए जी, इन लोगों को लगता है कि अब भीड़ आ रही है और भीड़ जो है वो वोट में कन्वर्ट होती है, ऐसी बात नहीं है। राजीव गांधी जी आए थे गांधी मैदान में, और उनकी लास्ट मीटिंग हुई थी और सबसे बड़ी रैली हुई थी, और कांग्रेस को एक भी सीट नहीं आया था। इसीलिए भीड़ होना इज नॉट नेसेसरी दैट इट इज गोइंग टू कन्वर्ट इनटू अ वोट। भीड़ होती है, लोग आते हैं, लेकिन इस बार
बिहार में मेजर अंडर करंट था। शायद लोगों को वो अंडर करंट दिखा नहीं, क्योंकि सब लोग तो हेलीकॉप्टर से प्रचार करते हैं ना। पहली बार 13 साल के बाद मैं एज ए कैंडिडेट प्रचार में था। अभी तक 13 साल तक चुनाव लड़े हुए हमको 13 साल हो गया है, और हम इसके पहले नेता के रूप में हेलीकॉप्टर से, गाड़ी से प्रचार करते थे। आई एम टेलिंग यू, देयर वाज अ मेजर अंडर करंट इन फेवर ऑफ नरेंद्र मोदी, और देश के लोग नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री देखना चाहते थे, क्योंकि विपक्ष दूसरा कोई उम्मीदवार प्रधानमंत्री का दे नहीं पाया था, और उनको लगता था कि अगर सरकार इंडिया गठबंधन की बनेगी तो वो ढुलमुल सरकार होगी, मजबूत सरकार नहीं होगी। और नरेंद्र मोदी के लिए लोगों के मन में विश्वास था कि ये देश के प्रधानमंत्री बनेंगे तो हमारा देश और सशक्त होगा, मजबूत होगा। ये अलग बात है कि फायदे कितने हुए, महंगाई कितनी बढ़ी, नहीं बढ़ी, ये इश्यूज नहीं थे। इश्यूज थे कि देश का प्रधानमंत्री एक मजबूत आदमी बनना चाहिए। और बिहार में खास करके नीतीश कुमार के आने के बाद ये एनडीए गठबंधन को बहुत मेजर ताकत मिली है। जो महिलाएं, जो लोग, जो हमारे महिला थी, वो 5 किलो अनाज, और नीतीश कुमार के जो जीविका दीदी का और महिला रिजर्वेशन और महिला का जो आरक्षण पंचायती राज व्यवस्था में, उससे महिलाएं पूरी तरह से एनडीए के साथ थी। जहां जहां आप देखिएगा, जिन जिन जगहों पर वोट परसेंटेज महिलाएं की ज्यादा हुई हैं, उन सीटों पर एनडीए के मार्जिन बढ़ेंगे। हम आज आपको कह रहे हैं, जब एनालिसिस करिएगा, और जहां जहां महिलाओं के सेकेंड फेज के बाद महिलाओं के वोट बढ़े हैं परसेंटेज, वहां पर मार्जिन एनडीए का बढ़ेगा। और दूसरी बात कि महादलित जो बड़ा चंक था इस बार, कहीं कोई टूटा नहीं है। कितना भी इन लोगों ने कुछ भी किया, लेकिन कहीं महादलित के वोट में छिरन नहीं हुआ है, वो पूरी तरह से। और चिराग जी के आने से पासवान वोट पूरी तरह से इंटैक्ट रहा है। तो ये लोगों को गलतफहमी है कि हम लोगों को बहुत वोट मिल गया है और बहुत परसेंटेज हमारा वोट, और जब आप यादव का परसेंटेज और मुस्लिम का परसेंटेज हो गया, वो साइजेबल नहीं। लेकिन अब अशोक चौधरी जी, क्योंकि आपने नीतीश कुमार का नाम लिया, ये भी कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार को तो फायदा हुआ एनडीए में जाने से, लेकिन एनडीए को, यानी कि स्पेसिफिकली बीजेपी को, ये तो मैडम 1 मिनट जी, नहीं 1 मिनट मैम, 1 मिनट। इट इज अ डिबेटेबल इशू ना, इट इज अ डिबेटेबल इशू कि हु गॉट बेनिफिटेड विथ whom, लेट द रिजल्ट कम, नो, लेट द रिजल्ट कम। तो बूथ वाइज होता है हर जगह, किस बूथ पर किनका वोट है और कितना एनडीए को मिला, ये तो बूथ वाइज पता चल जाएगा ना। तो मतलब ये तो बूथ वाइज पता चलेगा, इसलिए ये कहने का कोई फायदा नहीं। मतलब नीतीश कुमार का एनडीए के साथ जाना आपके हिसाब से एनडीए के लिए फायदेमंद रहा है ना? बिल्कुल 100-200% विथ कन्विक्शन। आई एम टेलिंग यू कि नीतीश कुमार से आने से एनडीए को बहुत बड़ा बिहार में ताकत मिला है। एक और बात सर, इस बार नौकरियों का मुद्दा तेजस्वी यादव ने बड़ा जोर शोर के साथ उठाया। ये कहा कि हम नौकरियां दे रहे हैं, हम नौकरियां दे रहे हैं, हम नौकरियां दे रहे हैं। बिहार के लोग जो आप युवा करते हैं, बड़ा परेशान है, नौकरियां तक नहीं है वहां पर सरकार के पास देने के लिए। ये नहीं, आप ऐसा है ना कि परसेप्शन बनाने के लिए चुनाव में आप कुछ भी कह सकती हैं, यू कैन से एनीथिंग। अब आप ये बताइए कि 17 महीने की सरकार में क्या आप वैकेंसी निकाल सकती हैं, क्या आप एप्लीकेशन मंगवा सकते हैं, क्या आप रोस्टर क्लियर कर सकते हैं, क्या आप इंटरव्यू कॉल कर सकते हैं, क्या आप उसके फॉर्म को छांट सकते हैं, क्या आप रिटर्न ले सकते हैं, क्या इंटरव्यू 17 महीने में, इज इट पॉसिबल? ये तो वही बात हुआ कि भाई हम भवन निर्माण मंत्री थे, हमने स्कीम पास किया और हटने के समय, उद्घाटन के समय हट गए, बोर्ड दूसरे भवन निर्माण मंत्री का लग गया। तो तेजस्वी जी वही कह रहे हैं कि क्योंकि उनको ये रिजल्ट को मुख्यमंत्री के बगल में बांटने का मौका मिल गया, तो ये कह रहे हैं कि ये 17 महीने में हमने नौकरियां दिला दी। और आप देखिए कि हमारा जो घोषणा पत्र था, उस घोषणा पत्र में नीतीश कुमार ने जनता से क्या कमिटमेंट किया था? 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोजगार। ये आरजेडी का कमिटमेंट था या नीतीश कुमार का कमिटमेंट था? ठीक है, और आपने अंतिम सवाल पूछूंगी आपसे अशोक चौधरी जी, और ये मान के चलती हूँ कि जब आप 4 जून को मुझसे मिलेंगे तो बहुत गुड मूड में मिलेंगे। मैं ये एक्सपेक्ट करती हूँ 4 तारीख को आप बहुत गुड मूड में मुझसे मिलेंगे। लेकिन एक अंतिम सवाल, क्योंकि आपने आधी आबादी की मुझसे बात की थी, आधी आबादी की आपने मुझसे बात की थी, आपकी बेटी शांभवी, उनको लेकर कितना उत्साहित है? डेब्यू है उनका इस बार,
और रिजर्व सीट पर वो चुनावी मैदान में हैं, तो उनको लेकर भी कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि आपकी खुशी अलग लेवल पर होगी, क्योंकि आपकी बेटी का पॉलिटिकल डेब्यू हो रहा है और चुनावी मैदान में है। मैं समझता हूं कि बिहार में सबसे ज्यादा मतों से जीत करके वो आएगी। चलिए, मैं भी चाहती हूँ कि ये खुशी, उम्र और सबसे ज्यादा वोट, मैं चाहती हूँ कि ये खुशी आपको मिले, क्योंकि आप एक पिता की तरह ये बात कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अशोक चौधरी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बिहार सरकार में मंत्री बेबाकी से अपनी बात रखते हुए, और साथ ही ये कहते हुए कि 4 तारीख को स्थिति स्पष्ट होगी कि कौन किसके लिए फायदेमंद हुआ, कौन किसके लिए लायबिलिटी साबित हुआ, और कैसे प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर एक तरफा भरोसा जताया गया है। एक